चलो कल की क्लास में अपीली क्षेत्राधिकार तक हो गया था। चलो अपीली क्षेत्राधिकार का अनुच्छेद बता दो, कौन सा है? 132। ठीक है ना। अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम चार प्रकार का अपीली क्षेत्राधिकार देखे थे। कौन कौन सा बताओ? कौन कौन सा अपीली क्षेत्राधिकार देखे थे? एक था संवैधानिक मामले में अपीली क्षेत्राधिकार, दूसरा दीवानी मामले में, और बताते जाओ, आपराधिक मामला में, और विशेष अनुमति से वाला देखे थे ना, जिसके अंतर्गत हम जैसे कि दीवानी मामला वाला अनुच्छेद अलग से देखे थे। कौन सा? 133, ये 134 और ये 136। तो यहां तक का आर्टिकल हमारा हो गया था एक हिसाब से देखा जाए। तो आज हम 136 से आगे बढ़ेंगे। 135 में उतना महत्वपूर्ण कोई जानकारी नहीं है। हम अनुच्छेद 136 के बाद आगे एग्जाम के हिसाब से हम देखेंगे अनुच्छेद 100 क्या देखेंगे, 37। ठीक है, अनुच्छेद 137 देखेंगे, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो जल्दी बैठ जाओ सब लोग। चलो तो आज का क्लास हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अनुच्छेद 137 से। ठीक है, बातें ना करें बीच में। चलो आर्टिकल 137 के तहत क्या नियम बताया गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 137 में लिखा है कि जैसे कि मान लो कि सुप्रीम कोर्ट है और इस सुप्रीम कोर्ट को भी फैसला सुना दिया। कोई भी क्या सुना दिया? फैसला, किसी भी मामले पर फैसला सुना दिया। अब इस फैसले के संबंध में क्या क्या किया जा सकता है? तो इस फैसले को हम, जैसे मान लो कि वो बाद में उस फैसले से अगर संतुष्ट नहीं है तो अपने निर्णय जो दिया है या जो भी आदेश दिया है उसका पुनराविलोकन कर सकता है। क्या कर सकता है? पुनराविलोकन कर सकता है। तो फिर से उस पर नया फैसला सुना सकता है। ये आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? तो आर्टिकल 137 के तहत क्या है, समझ में आ पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला या निर्णय दिया है तो उस पर क्या कर सकता है, जल्दी बता दो। पुनराविलोकन। क्या कर सकता है? पुनराविलोकन कर सकता है। और उस फैसले को क्या कर सकता है? बदल सकता है। और ऐसा पावर केवल हम कहाँ देखते मिलता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। बाकी कोई भी न्यायालय अपने फैसले को फिर से बदलता है क्या? नहीं। लेकिन यदि आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो तो आगे उससे बड़े न्यायालय में भले हम अपील कर सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना। लेकिन अपने ही फैसले को बदलने वाला पावर किसके हाथ में होता है, जल्दी बताओ? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि उसको पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है किसी भी निर्णय में, किसी भी फैसला में। आ रहा बात समझ में? जैसे कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं ऐसी कुछ। ठीक है ना। एग्जाम्पल में जैसे आप याद रख लेना, जैसे कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ था। उस केस का नाम था बेरूबारी वाद। कौन सा वाद था? बेरूबारी। तो बेरूबारी वाद में क्या हुआ था? और इसमें बोला था, इस वाद में एक फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। ऐसा क्या सुना दिया? फैसला। कौन से वाद में? बेरूबारी वाद 1960 में सुनाया गया था। ठीक है। फिर आगे चल के 1900 आपका 1973 का बात है। 1973 में फिर से एक नया केस आया जिसको हम बोलते हैं केशवानंद भारती बनाम केरा राज्यवाद। क्या नाम है, जल्दी बताओ? केशवानंद भारती। ये वाला पहले भी लिखा चुका हूं ना, तो प्रस्तावना जब पढ़ा रहा था उस समय। तो केशवानंद भारती बनाम जो केरा राज्यवाद है, इसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है, ऐसा माना गया था। तो ये देख लो, पहले फैसला सुनाया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और फिर फैसला सुनाया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। तो इसी को तो हम बोलते हैं क्या चीज? पुनराविलोकन। क्या बोलते हैं? पुनराविलोकन। और ये जो चीज किया गया था वो किस आर्टिकल के तहत किया गया? 137 के तहत ऐसा हुआ था। ये आपको समझना है। आया बात समझ में? यहाँ तक बस इतना ही चीज याद रखना, 137 के अंदर ये महत्वपूर्ण चीज है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। हाँ है ना। चलो 137 के बाद 138 में कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के हिसाब से। ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ कुछ आर्टिकल छोड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 139। क्या देखेंगे, जल्दी बताओ?
आर्टिकल 139 ध्यान रखना कि ये क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 139 जो है, इसके अंतर्गत क्या चीज के बारे में बताया गया है, तो इसमें देखेंगे ध्यान से। जैसे कि इसके अंतर्गत बताया गया है रीट के बारे में। किसके बारे में जल्दी बताओ? रीट। कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है, 139 के तहत भी रीट जारी होता है, लेकिन वो क्या होता है? हम रीट देखो, इससे पहले हम पढ़े थे मौलिक अधिकार से संबंधित। किससे संबंधित? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार की संरक्षा या सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता था। किसके तहत जल्दी बताओ? अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रीट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये 5 प्रकार का रीट जारी करता था किसकी रक्षा के लिए? मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करता था। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 32। लेकिन मौलिक अधिकार के अलावा अन्य किसी भी मामले में, याद रखना, मौलिक अधिकार के अलावा क्या बोल रहा हूं मैं, अन्य किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट और रीट जारी कर सकता है। रीट मतलब एक आदेश पत्र होता है। क्या होता है? और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होता है देश के सभी न्यायालयों में माना ही जाता है, और मानना ही पड़ेगा, कोई इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो रीट एक प्रकार का क्या होता है? आदेश पत्र। जिसके आदेश को दिया गया उसको मानना ही पड़ता है। तो मौलिक अधिकार को लेके आदेश पत्र जारी होता है किस किस अनुच्छेद के तहत? 32 के तहत। लेकिन मौलिक अधिकार को छोड़कर अन्य किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है आर्टिकल 139 के तहत। किसके तहत? 139 के तहत कर सकता है। तो ये रीट दो टाइप का होता है, एक मौलिक अधिकार वाला और एक मौलिक अधिकार को छोड़कर अन्य मामलों पर। आया बात समझ में? तो मौलिक अधिकार को लेके कौन सा आर्टिकल याद रखना है? 32। और मौलिक अधिकार को छोड़ के अन्य मामला बोल दिए तो 139 ध्यान रखे रहेंगे। क्लियर है सबके? यहां तक आगे बढ़े। रीट एक प्रकार का क्या होता है बोलेंगे तो आदेश पत्र होता है, और जिसके खिलाफ ये आदेश जारी हो गया उसको उस चीज को मानना पड़ेगा जिस टॉपिक को लेकर वो आदेश पत्र है। आया बात समझ में? चलो इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में हम सीधा देखेंगे, बीच में छोड़ छोड़ के अपन करें जो आने लायक उसे डिस्कस करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 141 क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? चलो आर्टिकल जो 141 देखते हैं, इसमें क्या चीज की चर्चा किया गया है। आर्टिकल 141 में यह बताया गया है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का आदेश जारी करता है, किसी प्रकार का क्या बोल रहा हूं मैं, आदेश जारी करता है, तो उस आदेश को देश का जो सभी न्यायालय जो है, देश का सभी न्यायालय को, देश के सभी न्यायालय को मानना बाध्यकारी है। बाध्यकारी है। ये क्या है समझ में आ पा रहा है? कि ऐसा कोई न्यायालय बोल ही नहीं सकता कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानूंगा, नहीं तो संविधान का उल्लंघन हो जाएगा। कि संविधान में लिखा है कि आर्टिकल 141 क्या कहता है जल्दी बताओ? कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश है, और वो आदेश न्यायालयों के लिए ही लाएगा क्योंकि वो न्यायालय क्षेत्र में है, तो है ना। तो न्यायालय क्षेत्र के लिए कोई भी छोटा से छोटा आदेश लाए या बड़ा से बड़ा आदेश लाता है तो हर न्यायालय को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा संविधान में लिखा है। कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है आर्टिकल 141 में कि सुप्रीम कोर्ट के हर एक आदेश को मानना सभी न्यायालय के अंतर्गत क्या होता है? ये बाध्यकारी है, मतलब मानना ही पड़ेगा, इनकार नहीं कर सकता है। समझ आ पा रहे हैं? क्लियर है सबका? तो आर्टिकल 141 में इसको आपको ध्यान रखना है। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है सबका? ठीक। 141 के बाद इंपॉर्टेंट में हम देखेंगे 143। ये भी बहुत बार आता है, अनुच्छेद 143 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलो ध्यान देंगे सब लोग। आर्टिकल जो 141 है, सॉरी 140 बोलते हैं, 143। 143 के अंतर्गत ये बताया गया है, इसमें हम दो पक्ष लेके चलेंगे। एक तरफ लेंगे राष्ट्रपति और दूसरे तरफ लेंगे सुप्रीम कोर्ट। क्या बताएंगे जल्दी बताओ? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है
वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। क्या मांग सकता है? सलाह। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आ रहा है बात समझ में? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग सकता है? किसी भी मामले पर सलाह मांग सकता है। किस आर्टिकल के तहत? सलाह को ही कहीं कहीं एग्जाम में इसी को बोलते हैं परामर्श। क्या बोलते हैं? परामर्श के नाम से भी हम जानेंगे। परामर्श। क्लियर सबका? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह या परामर्श मांग सकता है। किस अनुच्छेद में यह लिखा है? 143। लेकिन ये जो सलाह या परामर्श कौन से विषय से रिलेटेड होना चाहिए? तो ये मुख्य रूप से होना चाहिए सार्वजनिक महत्व। क्या होना चाहिए? सार्वजनिक महत्व का अगर विषय है तो ही वो सलाह या परामर्श मांग सकता है। अन्य किसी भी विषय में मांग सकता है क्या? नहीं। तो अगर सार्वजनिक महत्व को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न होता है देश में, तो उस विषय को लेके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है? परामर्श लेता है। समझ आ पा रहा है? लेकिन मान लो कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे दिया। क्या बोला मैं? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को क्या दिया? परामर्श दे दिया। तो ये जो परामर्श जो होता है ये राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। याद रखना है। समझ आ पा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया उसको मानना जरूरी नहीं है। वो एक प्रकार का सलाह बस है, ऐसा किया जाए। राष्ट्रपति अपने विवेक पर डिपेंड करता है कि उसको मानेगा या नहीं मानेगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? तो बाध्य लाइन लिखे रहते हैं कथन निष्कर्ष में कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो ये गलत लाइन है। बाध्यकारी नहीं होता है। बाध्यकारी का मतलब होता है मानना ही पड़ेगा, लेकिन बाध्यकारी है क्या? नहीं है। समझ आ पा रहे हैं? है ना? कभी कभी ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो मांगा, लेकिन जिस ऐसा टाइप का प्रश्न पर सलाह मांगता है और वो प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण है ही नहीं, उसको लगता है फालतू क्वेश्चन है। समझ आ पा रहे हैं? तो उस कंडीशन पे सुप्रीम कोर्ट परामर्श नहीं देता है। ये भी नियम है। अगर एकदम अति महत्वपूर्ण मामला है, सार्वजनिक महत्व का विवाद को लेके, तो ही देगा। अब हर एक चीज पर सलाह लेगा तो वो ऐसे देता ही नहीं है। पहले वो प्रश्न को देखेगा कि वो सही है कि नहीं है, और वो उस पर परामर्श देने के लिए मैं परामर्श दूंगा तो वो ठीक है या नहीं है। तो उस चीज को अगर देखते हैं कि अगर प्रश्न सही है तो ही वो परामर्श देगा, लेकिन प्रश्न अगर व्यर्थ है एकदम तो उस कंडीशन में परामर्श नहीं देगा वो। समझ आ पा रहे हैं? तो ये भी चीज लिखा है आर्टिकल किसमें बता दे? 143 में। आ रहा बात समझ में? है ना? तो 143 सबको क्लियर है क्या है? 143 के तहत कौन किससे परामर्श लेता है? तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेगा। परामर्श देने पर राष्ट्रपति बाध्यकारी है क्या मानने के लिए? नहीं है। लेकिन मान लो कि प्रश्न ही व्यर्थ है तो क्या परामर्श दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा। तो ये सारे जो चीजें हैं 143 के तहत होता है। आए बात समझ में? है ना? कर लोगे? ठीक। चलो 143 के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 146। क्या देखेंगे? 146 अपन को याद रखना है। ठीक है? चलो आर्टिकल नंबर 146 में देखते हैं क्या चीज की चर्चा किया गया है। आर्टिकल 143 के तहत ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अगर हम दो चीजों का बात करें, जितने भी जो अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं? अधिकारी, या जितने भी जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी। तो अधिकारी और कर्मचारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो भी खर्चे होती हैं, जो भी क्या होता है खर्च होगा, वो 146 के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? 146 के तहत किया जाएगा। और अधिकारी और कर्मचारी की जो नियुक्ति है इसी आर्टिकल के तहत होता है। आ रहा समझ में? और नियुक्ति कौन करता है बोलेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा कॉल लेटर में, तब तक उसको नियुक्ति यहाँ नहीं मिलेगा। समझ आ पा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है बोलेंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस अनुच्छेद के तहत? 146 के तहत। और नियुक्ति किया है तो भाई खर्च तो होगा ही होगा, पेमेंट तो देना पड़ेगा। तो उस पेमेंट की भी चर्चा इसी आर्टिकल के तहत ही होता है। जितना भी खर्च होगा 146 के तहत बताया गया है। समझ आ पा रहे कि नहीं?
खर्च से इंपॉर्टेंट ज्यादा क्वेश्चन है कि अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में कौन करता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है आर्टिकल 146 के तहत। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो, वैसे तो अनुच्छेद 147 तक का है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मेन को बता दिया, जो एक ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होता है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? कुछ नोट पॉइंट है, उसको देख लो कुछ जानकारी के लिए। चलो, नोट पॉइंट के अंतर्गत सबसे पहला याद रखना है, एक क्वेश्चन आता है हमारा संवैधानिक पीठ को लेकर। संवैधानिक पीठ ये क्या होता है, इसको अलग से बता देता हूं मैं। समझ आ पा रहा है? तो संवैधानिक पीठ किसे कहते हैं? सिंपल अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये बताना है कि संविधान से रिलेटेड या संविधान का कोई भी मामला को लेकर अगर कुछ विवाद उत्पन्न हो गया देश में, तो उस पर फैसला सुनाने के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, जिसमें याद रखना है न्यूनतम कितने न्यायाधीश का समूह बैठेगा। न्यूनतम मतलब तो आपको बताना है 5 न्यायाधीशों का समूह। कितना बता दो? 5 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम नहीं हो सकते हैं। समझ आ पा रहा है? तो आपको याद रखना है कि देश में जब भी संवैधानिक मामला को लेकर अगर विवाद उत्पन्न होता है, तो उस पर फैसला सुनाने के लिए किसका गठन करते हैं? तो संवैधानिक पीठ का गठन होता है, जिसमें न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के? 5 न्यायाधीशों का होना आवश्यक होता है। लेकिन कुछ कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें 5 से ज्यादा भी न्यायाधीश बैठते हैं, लेकिन 5 से कम कोई बैठ सकते हैं क्या? नहीं। अगर वह कौन सा पीठ हो, जल्दी बताओ। संवैधानिक पीठ हो तो 5 से कम कभी नहीं होगा। ये नियम याद रखने हैं। समझ आ रहा है? हाँ है ना? चलो, मतलब संविधान को लेकर अगर कुछ सवाल जवाब होता है तो संवैधानिक पीठ का गठन होता है। जैसे राम मंदिर के मामले में हुआ था, 3 तलाक वाला मामले में हुआ था। समझ में आ रहा ना? तो पहले संविधान की संवैधानिक रूप से क्या सही है, इस पर फैसला सुनाया जाता है कि ऐसा सही है, ऐसा गलत है। तो वो सबके लिए किसका गठन करते हैं? संवैधानिक पीठ में न्यायाधीश का एक पीठ स्थापित होता है, और वो मिलकर फैसला सुनाते हैं। समझ आ पा रहे हैं? है ना? चलो, इसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहां से आता है अवकाश को लेकर। अवकाश ठीक लिखा हूं, देखो ठीक है ना? अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण को लेके देखो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन ये आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या बता दो, न्यायाधीश होते हैं, उनका जैसे अवकाश ग्रहण हो गया, मतलब कार्यकाल क्या हो गया? खत्म हो गया। तो कार्यकाल खत्म होने के बाद एक नियम होता है इसमें कि वो देश के किसी भी न्यायालय में, देश के किसी भी न्यायालय में या किसी अधिकारी के समक्ष, किसी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? वकालत। तो ये नियम भी याद रखना है। समझ आ पा रहा है? या तो कोई न्यायालय हो या कोई अधिकारी के सामने अगर वकालत करना है, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर जो न्यायाधीश बन गया है, वो अवकाश ग्रहण करने के बाद कभी भी क्या नहीं कर सकता है? वकालत नहीं कर सकता है। याद रखना, क्योंकि वो सबसे उच्च लेवल का न्यायाधीश था सुप्रीम कोर्ट में। मतलब समझ में आ रहा है ना? तो उससे छोटे न्यायालय में कभी भी जाके वकालत नहीं कर सकता है, और करेगा तो हमेशा जीतेगा वो। नहीं आ रहा समझ में? इतना बड़ा न्यायाधीश है, मतलब हर एक चीज का ज्ञान है, और सही चीज को लेकर ही वकालत करना चाहिए। समझ आ पा रहे हैं? तो इस चीज को लेकर ही आपको बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो कहाँ क्या नहीं कर सकता, जल्दी बता दो। वकालत नहीं कर सकता है। कब? अवकाश ग्रहण करने के बाद कभी क्या नहीं करेगा? वकालत नहीं कर सकता। लेकिन कहाँ? देश के किसी भी न्यायालय में, कि सबसे बड़ा न्यायालय में खुद था वो, तो उससे छोटे न्यायालय में वो क्यों जाएगा? समझ आ पा रहे हैं? है ना? चलो, नोट पॉइंट में देख लो और क्या याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है संविधान को लेके। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? अगर संरक्षक नहीं देता है तो क्वेश्चन आता है संविधान का अंतिम व्याख्याता। अंतिम क्या बता दो? व्याख्याता किसे कहते हैं? तो आपको आंसर टिक लगाना है सुप्रीम कोर्ट को। किसको कहते हैं? क्योंकि संविधान की रक्षा करने के लिए कौन बना है? सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करता है। संविधान के खिलाफ अगर कुछ काम हो रहा है
तो तुरंत उस पर रोक लगा देगा। समझ आ पा रहा है? इसीलिए संविधान का संरक्षक। और संविधान में लिखा क्या है उसको कौन पढ़ के बताएगा? तो सुप्रीम कोर्ट। कौन बताएगा कि ये चीज यहाँ पर लिखा है तो ऐसा नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसको बोलते हैं अंतिम व्याख्याता। क्या बोलते हैं? अंतिम रूप से वही पढ़ के बताएगा। आप पढ़ के सुनाओगे वो महत्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो बोल दिया कि ये लिखा है संविधान में तो वही सही है। समझ आ पा रहा है ना? तो संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याता किसे कहते हैं बोलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। क्लियर है तक सबका? है ना? फिर क्वेश्चन आता है कुल न्यायाधीश को लेके भी पूछ देता है। कुल न्यायाधीश कि सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल कितने मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है? मुख्य न्यायाधीश। समझ आ पा रहे हैं ना? तो अब तक टोटल क्या बताओगे? 50 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है। कितना बता दो? 50। ये जो है 50वें नंबर के देखेंगे कौन है। तो इसमें से देखो दो क्वेश्चन आएगा। एक तो पहला मुख्य न्यायाधीश को क्वेश्चन पूछता है और एक वर्तमान का। दो ही क्वेश्चन आ सकता है ना? तो अब तक कुल कितने मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुका है अभी तक बता दो? 50 न्यायाधीशों की नियुक्ति हो चुकी है वर्तमान तक। ठीक है ना? जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। क्या है जल्दी बता दो? शॉर्ट में लिख दिया हो ना? क्या है जल्दी बता दो? हीरालाल जे कानिया। ये थे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। और वर्तमान में कौन है जल्दी बता दो? हाँ, पूरा नाम बताओ। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। यशवंत चंद्रचूड़। तो ये है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्या नाम है जल्दी बता दो? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। यहां तक आपको याद रखना है। क्लियर है सबका? है ना? तो ये कुछ फैक्ट है। फैक्ट याद रखे सबको। देख लो संवैधानिक पीठ क्या समझ आ गया है? न्यूनतम 5 न्यायाधीशों का जो पीठ को ही क्या बोलते हैं? संवैधानिक पीठ। अवकाश ग्रहण होने के बाद क्या नियम होता है? देश के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते या किस कोई अधिकारी के सामने भी वो नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट देखिए संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याता किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। फिर देखते हैं कुल न्यायाधीश अब तक कितने हैं जल्दी बताओ? 50। पहला हीरालाल जे कानिया और वर्तमान में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को याद रखना है। क्लियर सबका? चलो तो यहां तक हमारा पूरा जो टॉपिक था वो था सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? तो सुप्रीम कोर्ट का जो टॉपिक है पूरा कवर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का क्या बता दो? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। हो गया? चलो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? कैग। कैग बोलते हैं क्या? सीएजी। चलो सीएजी का फुल फॉर्म भी यहाँ मैं लिख देता हूँ। कैग का फुल फॉर्म क्या होता है जल्दी बताओ? कंट्रोलर नहीं होता, कंट्रोलर। एम रहता है। आर समझ में? क्या लिखे जल्दी बता दो? कंट्रोलर एंड ऑडिटर। क्या होता है आपका? ऑडिटर जनरल। जनरल होता है ना? चलो तो ये याद रखना है। कैग का फुल फॉर्म जल्दी बताओ क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। इसके संबंध में अगर हम बात करें ये एक प्रकार का पद है बस। ठीक है ना? और इस पद के संबंध में जो चर्चा किया गया है वो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 148 से कहाँ तक? 151 तक है। इस पद के बारे में जो प्रावधान है वो 148 से कहाँ तक देखेंगे? 151 तक। और इस पद में वर्तमान में कौन बैठा है? वर्तमान में कैग कौन है? कैग एक पद है जिसके कार्यों को लेकर चर्चा किया गया है इस आर्टिकल में 148 से पूरा कहाँ तक? 151 तक। वर्तमान में एक बार देख लेंगे कौन है। तो यहाँ जो है श्री गिरीश, क्या नाम है? क्या नाम है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। एक द्रौपदी मुर्मू भी है, देखे क्या?
राष्ट्रपति तो उसी के रिलेशन वाले तो नहीं है। चलो नाम क्या है जल्दी बता दो। गिरीश चंद्र मुर्मू। और इसका पद ग्रहण हुआ है 8 अगस्त 2020 में ये पद धारण ग्रहण किए हैं। समझ आ पा रहा है। चेंज होते रहेंगे तो उसको ध्यान रखना, चेंज होंगे तो आप लोग एक बार उसको बदल देना। समझ आ पा रहा है। तो अभी के हिसाब से हम देखेंगे तो ये कैग एक प्रकार का संवैधानिक पद है जिसकी चर्चा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है बोलेंगे तो 148 से 151। ठीक है ना। वर्तमान में कैग के पद पे कौन बैठा है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। कब से पद धारण किए हैं? 8 अगस्त 2020। क्लियर सबके यहाँ तक? चलो तो अब आते हैं हम आर्टिकल नंबर 148 से देखते हैं कि क्या लिखा है। चलो आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 पूरा कैग किसके बारे में हम पढ़ते हैं? कैग के बारे में। तो 148 के अंतर्गत क्या क्या चीजों की चर्चा किया गया उसको हम देखते हैं आपस। ठीक है। तो अनुच्छेद 148 में लिखा है कि जो कैग जो होगा, क्या बता दो, कैग जो होगा इसकी नियुक्ति कौन करता है 148 के तहत? तो इसकी नियुक्ति करता कौन है जल्दी बताओ? राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किससे सलाह लेके करता है बोलेंगे तो प्रधानमंत्री से सलाह लेके। क्या बताओगे? प्रधानमंत्री से सलाह लेके वो करेगा। याद है सबको? तो कैग की नियुक्ति कौन करता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति। किनके सलाह पर? प्रधानमंत्री जिनको बोलेगा उनको कैग के पद पे बैठाएंगे। समझ आ पा रहा है। दूसरा इसी अनुच्छेद में लिखा है कार्यकाल के बारे में। किसी व्यक्ति को अगर कैग बनाया गया है तो उसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष होगा या 65 वर्ष की आयु तक। ये चीज मैं पहले समझा चुका हूं। इसमें जो पहले हो उसके हिसाब से पद को छोड़ेगा। अगर 6 साल पहले हो गया तो पद को छोड़ देंगे, अगर 65 साल पहले हो गया तो पद को छोड़ देंगे। समझ आ पा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये दोनों में जो पहले करता है उसके हिसाब से पद छोड़ेगा। 65 साल नहीं हुआ लेकिन 6 साल हो गया तो छोड़ देंगे। 6 साल नहीं हुआ लेकिन 65 साल हो गई उसका उम्र तो भी उनको छोड़ना पड़ेगा। समझ आ रहा है। तो कार्यकाल में नियम क्या है जल्दी बता दो? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। क्लियर सबका? कोई भी व्यक्ति जब कैग का पद ग्रहण करता है तो उनको शपथ लेना होता है। क्या लेना होता है? शपथ। तो इनको शपथ कौन दिलाता है बोलेंगे तो राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति ही क्या दिलाएगा? शपथ। याद रहेगा सबको। और यदि कैग को कभी पद त्याग करना है, त्याग पत्र देना है, तो त्याग पत्र भी वो किसको देगा? राष्ट्रपति को ही देगा। त्याग पत्र किसको देगा जल्दी बताओ? राष्ट्रपति को। क्लियर सबके यहां तक आया ना? और अगर इनको कभी भी पद से हटाना है, क्या हटाना है? पद से। तो पद से हटाना है तो इस पर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जा सकती है, ऐसे लिखा है। क्या लिखा है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जा सकती है। और इसका नियम ये लिख दिया सिंपल शॉर्ट में, इसमें ये बोल दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है सेम वही प्रक्रिया से कैग को भी हटाया जाएगा। समझ आ पा रही कि नहीं जल्दी बताओ? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो महाभियोग का जो प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस किसके लिए भी लागू होगा? कैग के लिए। इस आर्टिकल में शॉर्ट में ये लिखा गया है। आ रहा बात समझ में? कि महाभियोग की पूरी प्रक्रिया नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जा सकती है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रोसेस से इनको हटाएंगे। आया कि नहीं समझ में? क्लियर है सबका? तो ये आर्टिकल 148 में इतने सारे चीज लिखे हैं इसके बारे में, कैग के बारे में। पहला बता दो, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कार्यकाल क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। त्याग पत्र यह किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को। समय से पहले हटाना है तो क्या कर सकते हैं? महाभियोग ला सकते हैं। और प्रोसेस कैसा होगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जैसे हटाते हैं उसके बारे में। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो आर्टिकल 148 के बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 149। इसमें कैग को लेके देखते हैं क्या नियम कानून है आर्टिकल नंबर 149 में। ठीक है। चलो आर्टिकल नंबर 149 के अंतर्गत
क्या चीज के बारे में बताया गया है? तो इसके अंतर्गत कैग को लेकर उनका कर्तव्य क्या होगा, इसको लिखा गया है। किसके बारे में बता दो? कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में। तो कैग के क्या बता दो? कर्तव्य और शक्तियों की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? 149, ठीक है ना। अब 148 और 149 के तहत कर्तव्य और शक्ति के अंतर्गत क्या बताया गया है? तो कैग जो होता है, जितने भी आय व्यय होते हैं, क्या बता दो? आय व्यय, इनका, इनके संबंध में आय व्यय के जो भी लेखा होता है, लेखा मतलब अकाउंटिंग, समझ आ पा रहा है? जितने भी लेखा होते हैं इसकी वो जांच करेगा। क्या करेगा? जांच। तो कैग का काम ही यही है। कैग, जिस कैग के पद पर जो बैठा है उसका काम क्या होता है? जितने भी आय और व्यय होते हैं उनसे संबंधित जो भी लेखाएं होते हैं, समझ आ पा रहे हैं, उसकी पूरी क्या करता है? जांच करता है। और जांच करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट को किसको किसको देता है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट के बारे में बात करें, अगर कोई संस्था केंद्र सरकार से संबंधित है, क्या बता दो? केंद्र सरकार, तो उस रिपोर्ट को किसको सौंपेगा? केंद्र सरकार वाले को। समझ आ पा रहे हैं? यह बोल सकते हैं कि ये किस किस टाइप के या कौन कौन से चीजों से संबंधित लेखाओं की जांच करता है। समझ आ पा रहे हैं? तो आप क्या बताओगे? केंद्र सरकार के पूरे लेखाओं की जांच करेगा, अकाउंटिंग का। समझ आ पा रहे हैं? इसके अलावा जितने भी राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार, तो राज्य सरकार के जितने भी अकाउंटिंग है, मतलब लेखा जोखा आय व्यय, उसकी पूरी जांच करता है ये। समझ आ पा रहे हैं? है ना। इसके अलावा देश के अंतर्गत जितने भी एनजीओ होते हैं, क्या होते हैं, वो कहाँ कहाँ कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ से उनको पैसा मिल रहा है, डोनेट कर रहे हैं, तो उसकी पूरी जांच ये करेगा। एनजीओ में बहुत पैसा आता है और उस पैसे को कहीं भी लोग खर्चा करते हैं, तो उसका भी पूरा रिपोर्ट बना के क्या है कि उसको जांच पे बैठता है कि वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं, टैक्स बचाने के लिए एनजीओ में पैसा दे देते हैं, क्योंकि एनजीओ में पैसा दिए तो अपने हिसाब से उसको यूज करता है। समझ आ पा रहे हैं? तो इस हिसाब से एनजीओ के द्वारा, एनजीओ का जो जितने भी एनजीओ की संस्थाएं हैं उसके भी आय व्यय की जांच कौन करता है? कैग करेगा। समझ आ पा रहे हैं? इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी, जितने भी, क्या बता दो? गवर्नमेंट, सार्वजनिक मतलब क्या? सरकारी। जितने भी सरकारी कंपनियां हैं उसका पूरा लेखा जोखा यही कि इसकी जांच करेगा कि कहाँ से कितना आया है, कितना व्यय हुआ है, पूरी जांच रिपोर्ट कैग ही रेडी करेगा। समझ आ पा रहे हैं? इसके अलावा जित संचित निधि में, जैसे बात करेंगे कौन सा बता दो? संचित निधि से जो पैसा निकला है उसकी भी एक जांच होता है, और कौन करेगा? कैग, और रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है। और जितने भी आकस्मिक निधि है, कौन सा निधि जल्दी बताओ? आकस्मिक। आकस्मिक निधि जो होता है, अचानक पैसे की आवश्यकता होता है तो आकस्मिक निधि से निकाल सकते हैं। और राज्य की आकस्मिक निधि राज्यपाल के अंतर्गत होता है, और केंद्र का आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होता है, तो वो गवर्नमेंट को पैसा दे सकता है, तो उसकी भी पूरा रिपोर्ट बनता है। समझ आ पा रहे हैं? तो कैग का कर्तव्य और शक्ति समझ में आ रहा है कि वो क्या क्या करता है। तो इसका काम क्या होता है? आय व्यय से संबंधित जो भी लेखा है इसकी क्या करेगा? जांच। और क्या करेगा? रिपोर्ट बनाएगा। अगर वो रिपोर्ट केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, एनजीओ का हो, जितने भी देश की सार्वजनिक कंपनी है, गवर्नमेंट की जितने भी संस्थाएं हैं, उसका पूरा आय व्यय का रिपोर्ट देखेगा। इसके अलावा संचित निधि से कितना पैसा आया है, कितना गया, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है ना। और कौन सा? आकस्मिक निधि को भी पूरा रिपोर्ट बनाता है। समझ आ पा रहे हैं? है ना। तो ये है आर्टिकल नंबर 149, जिसमें कैग के कर्तव्य और शक्ति को बताया गया है। तो ये प्रमुख 6 काम उनको करना होता है। आ रहा समझ में? इस पूरा आय व्यय का पूरा लेखा जोखा इसी के हाथ में होता है। क्लियर है सबका? और इसी सब को देखते हुए ही एक चीज आपको याद रखना है, अलग से नोट पॉइंट में यहाँ लिख देता हूं मैं, कि जो B.R. अम्बेडकर हैं, B.R. अम्बेडकर के द्वारा एक कथन कहा गया है कि देश का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कोई है तो वो है कैग। कौन है जल्दी बताओ? यही इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि देश आगे बढ़ेगा कि वहीं रह जाएगा। समझ आ पा रहा है? क्योंकि कैग अगर रिपोर्ट अच्छा बनाया तो सही चीज पता चलेगा, और कैग का रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी हुआ
तो देश का पूरा इकोनॉमी जो ढांचा है वो खत्म हो जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? तो हर चीज किस पे डिपेंड करता है? कैग के ऊपर, क्योंकि ये भारत सरकार का एक अकाउंटेंट है। समझ आ पा रहे हैं ना, कि देश में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, तो हर एक मामले पर क्या बनाएगा? रिपोर्ट। इसलिए इसी सब चीज को देखते हुए बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा कि देश का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसे कहेंगे अपन? कैग को कहेंगे। समझ आ पा रहे कि नहीं? हाँ, जांच करेगा, उसको आगे देखेंगे। समझ आ पा रहे हैं? यहाँ तक क्लियर है सबका? ये देखो, मैं पूरा टॉपिक लिखा हूँ, इस पर जो भी रिपोर्ट आएगा, इस रिपोर्ट की पूरी जांच कौन करेगा बोलेंगे तो? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति यही लिख देता हूँ। समझ आ पा रहे कि नहीं? तो कैग के द्वारा जो भी रिपोर्ट बनाया जाता है इन सबको लेकर, उसकी पूरी जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो नेता प्रतिपक्ष होता है, जो वर्तमान में कौन है? राहुल गांधी। तो जितना भी रिपोर्ट है आय व्यय का, विपक्ष वाले लोग ही पूरा चेक करेंगे एक हिसाब से। आ रहा समझ में? है ना? तो इस चीज को याद रखें यहाँ तक सबको। चलो, 139 के बाद आगे हम आते हैं आर्टिकल नंबर 150। चलो, आर्टिकल नंबर 150 देखते हैं क्या है इसमें। चलो, आर्टिकल नंबर 150 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति जो होता है, मुख्य रूप से हम देखेंगे, जैसे कि जो भी अकाउंटिंग होता है, ठीक है ना, पूरा अकाउंटिंग से संबंधित एक प्रारूप बनाया जाता है, एक रूपरेखा बनता है। क्या बनता है जल्दी बताओ? एक प्रारूप मतलब क्या होता है? रूपरेखा। ठीक है ना? तो रूपरेखा कैसे होगा और रूपरेखा को कौन बनवाता है? तो रूपरेखा को कौन बनाता है? अकाउंट, लेखाओं से संबंधित, लेखाओं से संबंधित जो रूपरेखाएं हैं, जो स्ट्रक्चर है, ताकि एकदम आसानी से हमको समझ में आए कि कहाँ से कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, क्या है। तो जब तक रूपरेखा सही नहीं होगा तब तक उसको समझना मुश्किल होगा हमारे लिए। तो रूपरेखा कैसा होगा? लेखाओं से संबंधित। यह कौन बनाता है बोलेंगे तो क्या बताओगे? राष्ट्रपति। कौन बनाएगा? लेकिन राष्ट्रपति लेखाओं से संबंधित जो प्रारूप बनाता है उसमें यह किसकी सलाह से बनाता है? तो आप बताओगे ये बनाता है कैग की सलाह पर। किसकी सलाह पर? कैग। तो ये आर्टिकल 150 में लिखा है कि लेखाओं के प्रारूप से संबंधित है। क्या बताओगे? लेखाओं के किसके बता दो? प्रारूप से संबंधित है। और यह प्रारूप का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। और ऐसा काम पूरे किसके नेतृत्व में होगा? कैग के नेतृत्व में होता है। कैग की सलाह पर बोलेगा कि ऐसा ऐसा हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब उसको सदन में पेश करेंगे। समझ आ पा रहे हैं? तो सिंपल, अगर क्वेश्चन क्या देगा, आर्टिकल 150 क्या है, तो आपको टिक लगाना है, लेखाओं के प्रारूप से संबंधित है। और इसको बनाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? कैग के पूरे सलाह पर ऐसा होता है ये। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है सबका? ठीक। चलो, अंतिम अनुच्छेद देख लेते हैं कैग को लेकर। क्या था? अनुच्छेद नंबर 151। ठीक है। चलो, आर्टिकल 151 देखते हैं, कैग का अंतिम अनुच्छेद है ये। चलो, अभी तक देखें क्या क्या आर्टिकल हम इसमें समझ चुके हैं, देखते हैं ध्यान से कैग के बारे में। तो आर्टिकल 148 के तहत कैग की नियुक्ति, कार्यकाल, शपथ, त्यागपत्र, ये सब की चर्चा है। फिर आते हैं 149 में, इसके कार्य क्या क्या होते हैं, किस किस टॉपिक को लेके वो रिपोर्ट बनाएगा, उसके बारे में हम देखें। अब इस रिपोर्ट का रूप कैसा होगा, रूपरेखा कैसा होगा, उसी का हम प्रारूप बोलते हैं। तो उसकी चर्चा किसमें किया गया है? 150 में। तो जो भी रूपरेखा बनता है वो किसके नेतृत्व में बनता है? कैग के नेतृत्व में। लेकिन लास्ट में साइन कौन करेगा कि मैं बनवाया हूं, ऐसा वाला? समझ आ पा रहे हैं? ठीक। अब आते हैं, जो रिपोर्ट अब रेडी हो चुका है। अब रिपोर्ट रेडी होने के बाद कैग के पास जब आता है रिपोर्ट बनाने के लिए, तो ये पूरा बना के एक रूपरेखा स्ट्रक्चर अच्छे से रेडी करके देखते हैं कि इनको सौंपेगा वो पूरा स्ट्रक्चर को। समझ आ पा रहा है? तो उसकी चर्चा हम देखते हैं आर्टिकल 151 में। कहाँ देखते हैं जल्दी बताओ? कि कैग के द्वारा जो भी लेखाओं का प्रारूप है, ठीक है ना, या जो भी आय व्यय का रिपोर्ट है,
रिपोर्ट। ठीक लिखा है क्या? ठीक है। तो ये जो चीजें ध्यान रखेंगे सब लोग, लेखाओं का प्रारूप बोले या एक रिपोर्ट हम जो बोलते हैं, इस रिपोर्ट को वो दो जगहों पर रखेगा, दो लोगों को देगा। अगर वह रिपोर्ट केंद्र सरकार का है, किसका है? केंद्र सरकार का, तो वो दे देगा राष्ट्रपति को, ये लो भाई ऐसे करके। किसको सौंप देगा? अगर रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, केंद्र सरकार से संबंधित है, तो वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देगा। और यदि वह रिपोर्ट राज्य सरकार से संबंधित है तो किसको देगा? राज्यपाल को। ठीक। अगर वह किससे संबंधित है जल्दी बताओ? राज्य से संबंधित है तो किसको देगा? राज्यपाल को। अब राष्ट्रपति के पास पूरा रिपोर्ट पहुंच चुका है, पूरा आय व्यय का पूरा रिपोर्ट है अपने पास, ठीक है ना। उस रिपोर्ट को ये कहाँ देगा? संसद को। किसको देगा जल्दी बताओ? संसद में रखवा देगा। और राज्यपाल अपना रिपोर्ट कहाँ रखवा देगा? विधानमंडल में या विधानसभा में। विधानसभा या विधानसभा ना बोल के विधानमंडल बोलते हैं, ठीक है। विधान मंडल को ये सौंप देगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ये चीज है आर्टिकल 151 में। कैग का काम क्या होता है? 151 के तहत जो भी लेखाओं का प्रारूप है या रिपोर्ट है जिस पर वो जांच करके रखा हुआ है, तो वह दो लोगों को सौंपेगा। किसको? राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार का है तो, और राज्य का है तो राज्य सरकार को। राष्ट्रपति उसको कहाँ रखवाएगा? संसद की पटल पर रखवाता है, और राज्यपाल उसे विधानमंडल के पटल पे रखवाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। और संसद पे जब रखवाएगा तो अब इसकी जांच करवाने के लिए जो रिपोर्ट आया है उसकी पहले जांच होगा एक बार कि सही सही बना है कि गड़बड़ी है। तो अभी जैसे पहले बताया था, इसकी पूरी जांच कौन करता है जल्दी बताओ? लोक लेखा समिति। कौन करता है जल्दी बताओ? लोक लेखा जो समिति है पूरी इसकी क्या करेगा? जांच करके देता है। समझ आ पा रहे कि नहीं? और इसीलिए देखो, लोक लेखा समिति को कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वह सीधा किसके पास में जाएगा? लोक लेखा समिति वाले कुछ प्रॉब्लम होगा तो सीधे किसके पास जाएगा? कैग के पास, कि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बता दीजिए। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है कि कैग को लोक लेखा समिति का गाइड या मित्र भी कहा जाता है। गाइड या क्या बोलते हैं? मित्र, क्योंकि उनको बार बार उनकी जरूरत पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? तो क्वेश्चन अगर जब भी आए कि लोक लेखा समिति का गाइड, मित्र, या कभी कभी एक शब्द और उपयोग कर सकते हैं, मार्गदर्शक। क्या बोलते हैं? तो ये भी बोला जाता है। गाइड, मित्र या मार्गदर्शक किसे कहते हैं बोलेंगे तो कैग को कहा जाता है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि जो भी रिपोर्ट अंत में लोक लेखा समिति के पास जाएगा और कैग उनको बार बार बताएगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या है उसके बारे में। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी देश का कौन है? कैग। किसके अनुसार? B.R. अम्बेडकर ने ऐसा कहा है। तो ये हो गया आर्टिकल 151। सबको क्लियर हो पाया है कि जो भी प्रतिवेदन है लेखाओं का उसको कहाँ सौंपेगा जल्दी बताओ? राष्ट्रपति के पास या तो राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति कहाँ देगा? संसद में। और राज्यपाल उसको विधानमंडल में। और यहाँ सीधा कहाँ जाएगा? लोक लेखा समिति, मतलब यहाँ भी समिति बने होते हैं उसकी भी जांच करने के लिए। समझ आ पा रहे हैं? तो समिति जांच करेंगे, सही हुआ तब उसको सदन में फिर बोलते हैं। समझ आ पा रहे कि नहीं? चलो, तो इसी के तहत अनुच्छेद 151 हमारा हो गया। और साथ ही साथ अनुच्छेद 151 के साथ ही साथ हमारा जो भाग 5 है वो खत्म हो गया है। समझ आ पा रहे हैं? क्योंकि भाग 5 कहाँ से कहाँ तक था? अनुच्छेद 52 से लेकर 151। तो इस बीच में कुछ कुछ अनुच्छेद हम छोड़े हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगभग सभी अनुच्छेद है इसमें। समझ आ पा रहे हैं? इसलिए भाग 5 हम लोग एकदम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। कि भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल देखे? 52 से 151। और इस बीच में देखो आप क्या क्या पढ़े हो, सोच के बताओ जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े? राष्ट्रपति क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद उपराष्ट्रपति पढ़े, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति के बाद जल्दी बताओ। हाँ, मंत्रिपरिषद पहले पढ़े हो? पहले संसद पढ़े क्या? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना। उसके बाद मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद के बाद क्या पढ़े? मंत्रिपरिषद के बाद नहीं, मंत्रिपरिषद पहले पढ़े थे,
क्योंकि लोकसभा राज्यसभा जब हुआ ना तब उनसे संबंधित नोट पॉइंट पढ़े थे, याद आ रहा है? तभी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चालू किए थे उसको होने के बाद। तो बस क्या पढ़े उसको डिस्कस कर लो, लाइन से तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो पहले क्या देखे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद हो चुका है। फिर क्या देखे थे, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या देखे थे, कैग। तो इतने महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो सब केंद्र सरकार का है। किसका है बताओ, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के बारे में ही हम संविधान में मेन पढ़ते हैं और यहीं से ही पूरा मेन क्वेश्चन आना है। भाग 5 तक जो पढ़ लिया मतलब समझ जाना कि 60 से 65% या 70% संविधान आपका इंपॉर्टेंट चीज हो चुका है। इसके बाद की जो चीजें रहेंगे वो इंपॉर्टेंट आने लायक चीज को ही देखा जाता है। भाग 5 तक तो एकदम अच्छे से पढ़ना कभी भी, क्लियर सबका है ना। तो ये हमारा भाग 5 के साथ साथ जो केंद्र सरकार या संघीय जो कार्यपालिका है वो हमारा खत्म हो गया है। समझ आ पा रहे हैं? और कल से हम पढ़ेंगे भाग 6। क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ, कितना टोटल भाग है, 22, लेकिन आधा से ज्यादा भाग 5 तक ही रहता है। समझ आ पा रहे हैं? अब इधर जो मेन मेन होगा वही देखेंगे। भाग 6 किससे रिलेटेड होगा, जल्दी बताओ। तो भाग 6 है राज्य की कार्यपालिका, क्या रहेगा जल्दी बताओ, राज्य की कार्यपालिका। समझ आ पा रहा है? और इसके अंतर्गत आर्टिकल चालू होगा 152 से, कहां तक चालू होगा, और चलेगा 237 तक। कहां तक चलेगा? अब इस बीच में हम पूरा पढ़ेंगे जैसे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल क्या है, ठीक है ना, क्या चीज, मुख्यमंत्री के बारे में, विधानसभा के बारे में, विधान परिषद क्या है उसके बारे में। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे आपका आएगा, हाई कोर्ट वगैरह ये जो चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ किस आर्टिकल में आएगा, पूरा किस भाग में आएगा, भाग 6 में पूरा किसके बारे में होगा, राज्य की कार्यपालिका कल पढ़ेंगे। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक, हाँ है ना। चलो तो आज जहां तक हुआ है एक बार लिख लेंगे, कल भाग 6 से नए स्टार्ट होगा। क्लियर है सबका ना?